हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हिस्ट्री विद सोनी। मैं हूं सोनी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो मेरी प्रोफाइल पिक्चर, मैं अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं और पिछले 1.5 साल से अपनी क्लासेस दे रही हूं अनअकैडमी पे। तो अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है या फिर फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी मेरी प्रोफाइल की और आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की मैंने सीरीज शुरू की है जिसमें मैं वन बाय वन सारी बुक्स को आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। और सबसे पहले हम लोग क्लास 6 के बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज बारी है चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट की। तो अगर आपने पहले वाले लेसन्स मिस कर दिए हैं और दूसरे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका कोई इस सीरीज से जुड़ा कोई भी चैप्टर कोई भी लेसन मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कोई भी लेसन आपका मिस ना हो। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये चैप्टर 3 है, अध्याय 3 आरंभिक नगर, उसका सेकेंड पार्ट है। तो पहला वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। तो शुरुआत करते हैं वहां से जो हम लोगों ने पहले वाले वीडियो का अंत किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि पत्थर के बाट मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े जो कि चर्ट के पत्थर से बनते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। हम लोग कॉन्सेप्ट भी पढ़ते जाएंगे बुक के अकॉर्डिंग और थोड़े से क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने कमेंट्स अपने रिव्यूज ज़रूर बताइए और प्लीज़ शेयर करिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले और लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त वस्तुएं कि कौन कौन सी वस्तुएं हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुई थी। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले। तो ये कपड़े किस तरीके से प्राप्त हुए, चूंकि इतने साल पहले की सभ्यता की बात हो रही है और कपड़ों के बारे में कैसे पता चला है। तो चांदी के एक फूलदान और तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं जिसे पता लगाया गया है कि भाई कपड़े हैं। तो ऑब्वियसली कपास द्वारा निर्मित है, कपास की खेती होती थी। पक्की मिट्टी और फयांस। फयांस क्या है इसके बारे में मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया है पिक्चर के साथ, तो ध्यान देना। पक्की मिट्टी तथा फयांस से बनी तकलियां, तकलियों का यूज करते थे सूत काटने में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हैंडमेड कपड़े होते हैं, सूती कपड़े, खादी के कपड़े, वो धागे से बनते हैं तो सूत काटते हैं चरखों के थ्रू। तकलियों का भी यूज करते हैं सूत काटने के लिए। तो ये तकलियां जो प्राप्त हुई हैं फ्यांस से बनी हुई, ये बताती कि हैं कि उन सारे लोगों को सूत काटने की नॉलेज थी और सूत काटते थे, उससे कपड़े बनाते थे। अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, चाहे वो मूर्ति है या फिर जो भी फूलदान वगैरह जितनी भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित है। तो विशेषज्ञों का मतलब है कि वो व्यक्ति जो किसी खास चीज़, मान लो जैसे मूर्ति कला है या फिर बर्तन निर्माण कला या फिर आभूषण निर्माण कला, उस चीज़ को बनाने के लिए उसको खास प्रशिक्षण मिला हुआ होता था और उस चीज़ में वो एक्सपर्ट होता था, तभी मतलब उसे विशेषज्ञ बोला है। ऑब्वियसली इसमें पुरुष तो होते ही थे, बट ऐसे साक्ष्य हैं कि महिलाएं भी इसमें शामिल थी। दोनों मिलके, दोनों ही अपना इस तरीके के काम में शामिल थे। अब विशेषज्ञों में बेसिकली जैसे पत्थरों को तराशने का काम है, मणकों को चमकाने का। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि पुरोहित की जो मूर्ति प्राप्त हुई है तो उसकी बनावट, उसकी निर्माण शैली को देखते हुए इतिहासकारों ने ये फैक्ट बताया कि ये सारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए गए हैं। अब बात करते हैं फेयंस की कि फेयंस क्या है। तो जैसा कि आप सब देख रहे हो, ये पिक्चर मैंने डाली है बुक से ही। पत्थर और शंख जो है वो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन फयांस जो है वो कृत्रिम रूप से तैयार होता है, वो बनाया गया है। वो कैसे बनाते हैं, तो बालू और स्फटिक के पत्थरों का चूर्ण होता है, इसको गोंद में मिला देते हैं और उनसे चीज़ों का निर्माण करते हैं। इन दो मजबूत चीज़ों को गोंद के थ्रू जमा करके उससे चीज़ें बनाई जाती थी और उसके बाद उन वस्तुओं पे एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, पॉलिशिंग वगैरह की जाती थी। और ये जो पॉलिशिंग होती थी प्रायः नीले और फिर हल्के समुद्री हरे कलर की होती थी। तो ये पहचान होती थी कि ये फ्यांस की चीज़ें बनी हैं। यहाँ पे चित्र के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। फ्यांस से बनी हुई चीज़ें जिस भी स्थिति में प्राप्त हुई हैं। फ्यांस से क्या क्या बनते थे, तो मनके बनते थे, चूड़ियाँ, बाले, आभूषण, छोटे बर्तन वगैरह फ्यांस के बनाए जाते थे।
तो ये है फयांस क्या कहलाता है, ध्यान देना। उसके बाद बात करते हैं कच्चे माल की। ठीक है, तो कच्चे माल बेसिकली दो तरह के बताए गए हैं चैप्टर में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वह पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कच्चे माल, जिसमें कि लकड़ी है, धातु अयस्क है, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिल जाता है, प्रकृति द्वारा दी गई चीजें हैं। और कुछ कच्चे माल ऐसे हैं जो किसान या फिर पशुपालक जो है उनके द्वारा हमें मिलती हैं, जिसमें एक बड़ा एग्जाम्पल है कपास का। किसानों द्वारा तैयार कच्चा माल वो है कपास, जो कि कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल है। ठीक है, कपास प्राप्त करते हैं, किसान कपास की खेती करते हैं और फिर उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता में कई चीजों का आयात भी होता था। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वहां नहीं मिलती थी और बाहर से मंगवाना पड़ता था। तो उन सारी चीजों की लिस्ट दी है बकायदा। हालांकि मैंने जैसा कि बोला है कि ये बहुत ऐसे फैक्चुअल चीजें हैं हड़प्पा सभ्यता से जुड़े, जो आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएंगे, बट मैंने इसको पूरी तरीके से प्योर रखा है कि केवल और केवल हम लोग एनसीईआरटी के फैक्ट्स ही डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने केवल वही सारे फैक्ट्स डिस्कस किए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे। उसके साथ साथ अगर विदेशों की बात करूं तो पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ टीन की धातु मिलाई जाती थी, तो इसका आयात करते थे टीन का ईरान और अफगानिस्तान से। सोने का आयात कर्नाटक से कराते थे वर्तमान समय में, वर्तमान समय का जो कर्नाटक वाला एरिया है वहां से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से कराते थे। ठीक है, उसके साथ साथ विदेशों में बात करो तो ईरान, अफगानिस्तान। तो ध्यान देना है आपको कि भाई भारत की कौन सी स्थान है जहां से इन सारी चीजों का आयात करते थे, विदेशी कौन से स्थान है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। निम्न को सुमेलित करो, बेसिकली ये चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वही का आप देख सकते हो। तो बेसिकली तांबा का आयात करते थे कहां से, राजस्थान से। सोना का आयात करते थे कर्नाटक से। टीन का आयात करते थे अफगानिस्तान से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे गुजरात से। ठीक है, तो ये इसका सही ऑप्शन है। और भी मैंने एक दो क्वेश्चन डाले हैं, तो चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, कि उनका भोजन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता में ऑब्वियसली वो शहरी सभ्यता थी, लेकिन नगरों में भी लोग रहते थे और गांवों में भी लोग रहते थे। कृषि और पशुपालन होता था। वे अनाज उगाते थे और जानवरों को भी पालते थे। किसान जो थे और चरवाहे, वही लोग शहरों में रहने वाले जो बड़े अधिकारी या बोल सकते हो शासक, लेखक, दस्तकार, उनको खाने पीने का सामान मुहैया कराते थे। अवशेषों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि हड़प्पा के लोग जौ, दाल, गेहूं, धान, मटर, तिल और सरसों उगाते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। सभ्यता में जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, जो प्रायः लकड़ी का बना हुआ होता था। उसकी एक प्रतिकृति बनी मिली है छोटे से मिट्टी के हल के द्वारा। खिलौने प्राप्त हुए हैं, जिसे अंदाजा लगाया गया कि हल के बारे में लोगों को नॉलेज थी। सभ्यता के लोगों ने पानी का संचय किया। हड़प्पा के लोग जो थे वो पानी का संचय करते थे, क्योंकि पानी की कमी रहती थी और जब उनको ज़रूरत पड़े ताकि खेती के लिए, सिंचाई के लिए, तो उसको यूटिलाइज कर सके, तो उन्होंने पानी का संचय किया था। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इन सबका पशुपालन करते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। और बाकी जैसे कि आप लोग को पता ही कि मछलियां पकड़ना, छोटे मोटे जानवरों का शिकार करना, ये सारी आम बातें थी। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों की बात करते हैं। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी और पानी भी साफ मिलता था। धोलावीरा की क्या क्या विशेषताएं थी, जो कि हमेशा हर बार आपने देखा होगा, धोलावीरा, लोथल, दो ऐसे जगह हैं जिनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धोलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से को चारों तरफ से पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारों के द्वारा घेरा गया था। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। और यहाँ से हड़प्पा लिपि, जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, सबसे प्राचीनतम लिपि यही है,
लेकिन इसको पढ़े जाने के अभाव के कारण इसको हम लोग सबसे पहले अशोक के लिपि को का नाम लेते हैं, क्योंकि वो सफलतापूर्वक पढ़ी जा सकी है। लेकिन सबसे प्राचीनतम लिपि हड़प्पा की ही लिपि है। हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों पे खुदा हुआ पाया गया है। तो ये 4 पॉइंट्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है धोलावीरा से जुड़े, ध्यान रखना कि एनसीईआरटी की बुक में ये 4 पॉइंट्स मिलते हैं। लोथल की बात करें तो गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाले साबरमती के एक उपनदी के किनारे ये लोथल बसा हुआ है, जहाँ से कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल इजीली मिल जाता था लोगों को, और इसीलिए ये व्यापारिक केंद्र भी था। बेसिकली विदेशों में व्यापार वगैरह भी होता था। पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, और भंडार गृह से बहुत सारे मुहरें और मुहर बंदी प्राप्त हुई है। मुहर बंदी क्या है अभी हम लोग आगे देखेंगे। प्राप्त हुई है। यहाँ पे एक इमारत मिली है जिसमें बाकायदा मनके बनाने के सारे मतलब इसको बोल सकते हो कि कारखाना, जहाँ मनके बनाने का काम होता था, अर्थात मनके बनाने का कारखाना था, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, अध बने मनके, मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि ऑब्वियसली यहाँ पे मनके बनाए जाते रहे होंगे। कुछ आधे अधूरे मनके, कुछ तैयार मनके मिले हैं, और प्लस मनके बनाने के उपकरण भी। लोथल का बंदरगाह आप देख सकते हो, ये एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग, जहाँ पे व्यापार व्यवसाय होता था, इसीलिए लोथल को नाम दिया है बंदरगाह का। मुहरबंदी क्या है? मुद्रा, मुहर, मुद्रांकन या मुहरबंदी। बेसिकली मुहरों का प्रयोग कैसे करते थे, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये थोड़ी सी गीली मिट्टी पे जो छापा कर देते हैं, मुहर लगा देते हैं ताकि कोई निशान बन जाए। ये आप देख सकते हो, जो भी अवशेष प्राप्त हुए इन्होंने पिक्चर्स में दिखाया है बहुत अच्छे से। मुहरों का प्रयोग कैसे करते थे? मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई दी जाती थी, जैसे आजकल सील करते हैं। और मुहर की छाप को ही मुहर बंदी कहा जाता है। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मुहरों का प्रयोग होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, तो सबसे लास्ट में आ जाते हैं कि सभ्यता खत्म कैसे हुई, और ये बेसिकली रहस्य ही है, क्योंकि इस दिशा में अभी भी शोध बहुत सारे हो रहे हैं। हमेशा नए नए फैक्ट्स आते हैं और लगातार हो ही रहे हैं। चूंकि लिपि अच्छे से पढ़ी नहीं जा सकी है तो बहुत सारी चीजें राज हैं। लगभग 3900 साल पहले बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर, बाटों के प्रयोग बंद हो गए तथा दूर दूर से कच्चे माल का आयात भी काफी कम हो गया। विद्वानों ने बहुत सारे रिसर्च किए और उनके बहुत सारे रीजंस भी बताए, जिसमें उन्होंने बताया है नदियां सूख गई, लगातार सूखा पड़ा। बहुत सारे विद्वानों ने बाढ़ बताया कि इन इलाकों में बाढ़ आया, बारंबार बाढ़ आया, जिससे सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। नदियों के सूख जाने से, सूखा पड़ने से, लगातार बारिश ना होने से, जलवायु परिवर्तन ना होने से उसका पूरा असर पड़ा, जंगलों का विनाश हुआ। मवेशियों के लिए चारागाह खत्म हो गए, घास वाले मैदान बंद हो गए, जिससे पशुपालन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसी भी का लेकिन कोई भी ऐसा खास रीजन सामने नहीं आया कि सभ्यता कैसे खत्म हुई, परंतु किसी भी कारण से ये स्पष्ट नहीं था कि नगरों का अंत कैसे हुआ, तो जिसपे अभी भी रिसर्च चल रहा है। तो बेसिकली यही था हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ फैक्ट। थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं जो कि बुक में है। हाँ, हालांकि नेट में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एक बुक में है तो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। बात हो रही है 5000 साल पहले मिस्र की, जहाँ पे शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी थी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे जिन्हें पिरामिड का नाम दिया गया। तो ये पिरामिड क्या थे? तो राजाओं के मरने पे उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफना दिया जाता था और सुरक्षित रखा जाता था, उन पे लेप वगैरह चढ़ा के। शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ उनके डेली यूज की बहुत सारी चीजें जो थी, जिसमें खान पान पे वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर, ये सारी चीजें शामिल थी। कहीं कहीं शवों के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया गया है।
तो इतिहासकारों ने ये पूरी तरह के रिसर्च में पता लगाया कि दुनिया भर में जहाँ पे भी जितने भी जगह शवाधान होता था या फिर शवों को दफनाने की परंपरा थी, उसमें सबसे कीमती, सबसे ज़्यादा मतलब धन दौलत खर्च होता था तो वो मिस्र था। आप लोग देख ही सकते हो कितनी सारी चीज़ें दफना दिए जाते थे। अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि मेहरगढ़, ठीक है, तो मेहरगढ़ से जुड़ा है कि भाई मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य है। जैसा कि आपको आपको बताया मैंने कि हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती, मेहरगढ़ में कपास की खेती, हाँ ये है लगभग, ये आपको मैच करना है। हालांकि थोड़ा सा ये मिक्सअप हो गया है तो मैं बता दूं, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके मिलान करने की कोशिश करो। ये 7,000 साल पहले, नगरों का आरंभ हो गया था 4700 साल पहले। ओके, हड़प्पा के नगरों की अंत की शुरुआत हो गई थी 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास हो गया था 2500 साल पहले। ठीक है, तो ये है बेसिकली आज का सेशन। और भी हम दो दो क्वेश्चन अभी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन है। कोशिश करिएगा कि वीडियो पॉज करके आंसर देने का। अगर आपने लेसन अच्छे से फॉलो किया है तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा लिस्ट है जो बुक में है, जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसी से रिलेटेड है, इसको ध्यान से देख लेना। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7,000 साल पहले, नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले, हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत, डिक्लाइन कैसे हुआ, तकरीबन 3900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले, जिसको हम लोग द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, तिल, मटर और सरसों उगाते थे। खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। और सभी हड़प्पा के नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। आपको आंसर देना है इसका। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, हालांकि इसका मैं आंसर दे देती हूँ। तो बेसिकली इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आपको दिया गया है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। ये गलत है, क्योंकि हड़प्पा के क्षेत्र में वर्षा कम होती थी और चूंकि उनको सिंचाई के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, इसीलिए वो लोग पानी का संचय करना उन्होंने शुरू किया था आवश्यकता पड़ने पे, ताकि वो सिंचाई कर सके। तो ये चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। फिर क्वेश्चन है, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, ठीक है। ये गुजरात में माही नदी के किनारे बसा हुआ था। यह एक बंदरगाह भी था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था और यहाँ से एक इमारत भी मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हो। फिलहाल मैं बता दूं कि पहला वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि गुजरात में माही नदी के किनारे लोथल नहीं बसा हुआ था, बल्कि साबरमती की एक सहायक नदी थी। वो नदी कौन सी थी? भोगवा। भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन 1 जो है, पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। ओके, तो ये बेसिकली थोड़े से क्वेश्चन थे जो मैंने आप लोग को कराए। अगर आप मेरे और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो अनअकैडमी पे भी मेरी फ्री लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मॉक टेस्ट और दूसरे लेसन्स की लिंक दे दूंगी, उसको भी देख सकते हो। पिछले सारे लेसन्स देख लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिल जाए आपके आने वाले एग्जाम्स में। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशंस हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं अंत करूँगी और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।